तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। उसमें से हम लोगों ने बहुत सारी डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट के बारे में अब तक सीखा। अब देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कैसे होते हैं, किस तरह से ये सीखने में संघर्ष करते हैं और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, किस तरह से इनकी शिक्षा दी जाएगी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में अलग अलग कैटेगरीज होता है। सीखने में अक्षमता, क्या कहते हैं इसको, सीखने में अक्षमता या सीखने में निर्योग्यता, यानी ये जो बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीखने के, आप थोड़ा शांत हो जाइए, नहीं पूरा है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं ऐसा नहीं होते कि ये सीखने में कमज़ोर होते हैं या पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। ऐसे बच्चे में आम बच्चे भी आ सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों में भी हो सकती है, और जो है स्लो लर्नर में भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का लर्नर हो, ये वाला लर्निंग डिसेबिलिटी किसी में भी पाया जा सकता है। इसमें होता क्या है, ऐसे बच्चे कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, सभी पक्षों में नहीं। जैसे किसी को डिस्लेक्सिया है, उनको पढ़ने में दिक्कत होगा, बाकी सब पक्ष ठीक होगा। पढ़ने में भी दिक्कत क्या होगा, वर्ड उल्टा हो जाएगा या दिशा जो है उनका ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। इस तरह से एक एक करके डिसेबिलिटीज को या अक्षमता को देखते हैं, किससे संबंधित, सीखने से संबंधित या अधिगम से संबंधित। तो अधिगम अशक्तता कहें या अधिगम अक्षमता कहें, एक ही बात है। अब ये क्या होता है, अधिगम अशक्तता का अर्थ है उन विकारों से जिनके कारण किसी व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने व गणित के प्रश्न हल करने में क्या होता है, दिक्कत होता है या कठिनाई होती है। ऐसा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा परेशानी आती है ऐसे बच्चों को। तो सीखने में इन सब क्षेत्रों में क्या आएगी, इसको दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। इसमें कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, एक तो औसत हो सकता है या औसत से अधिक बुद्धिमत्ता या इनसे कम वाले। तो ऐसा नहीं है कि जिसका IQ 90 से कम होगा ऐसे ही बच्चों में सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। हम में और आप में भी ये डिसेबिलिटी पाया जा सकता है। और मुझे तो जब ये सब पढ़ाते तो लगता है मुझे भी डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया सब है इस तरह से, ठीक है। तो कुछ बच्चे अपने शैक्षणिक कौशल अधिग्रहण में या जो शैक्षणिक कौशल होता है, स्किल होता है, इसमें आम बच्चों से पिछड़ जाते हैं। और पिछड़ने का कारण होता है अधिगम अशक्तता। कुछ क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि नहीं होती या इस तरह से कोई कारण होता है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से वो सीखने में अक्षम रहते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे सीखने के कुछ पक्षों से, सभी पक्षों से नहीं, कुछ पक्षों में हो सकता है संघर्ष करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे को इस निर्योग्यता को जल्द से जल्द पहचान करके दूर ना किया जाए तो ऐसा होता है कि ये निर्योग्यता बच्चों में लाइफ टाइम बनी रहेगी। और ये निर्योग्यता कहाँ से रहती है, ये बचपन से ही हो सकता है, किसी में जन्म के समय से होता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय में या गर्भ में भी इस तरह से कुछ घटनाएं होती है जिनके वजह से बच्चे में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो कि क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पक्षों में संघर्ष करेगा, सभी पक्षों में नहीं। जिस तरह से अगर 70 IQ वाला होता है उनको तो सीखने में दिक्कत आएगी, हर एक पक्ष में दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसे बच्चों को कुछ पक्षों में आगे, सारे पक्षों में नहीं। एक में अगर दिक्कत आ रही है दूसरे में वो बेहतर कर सकते हैं। अधिगम निर्योग्यता के लक्षण, तो इसमें क्या क्या लक्षण होगा, निर्योग्यता का मतलब हुआ क्या, अयोग्य नहीं है, उस योग्य नहीं है। कोई भी काम को जिस पक्ष में ये संघर्ष करेगा उसको आसानी से नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें कहेंगे कि किसी एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बच्चे को दिक्कत है तो उस क्षेत्र में वो संघर्ष करता है, उसमें उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है या उसमें गलती करते हैं बार बार। जैसे जिसको डिस्लेक्सिया होगा तो वो पढ़ने में अक्षम माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पढ़ने में निर्योग्य या अक्षम माना जाएगा। ऐसा नहीं कि लिखना उसका खराब होगा या बोलने में दिक्कत आएगी। अब पढ़ेगा, कुछ वर्ड ऐसा होगा ये पढ़ पाएगा। अब इनमें इन बच्चों का पेशीय समन्वय, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इस तरह से ठीक से नहीं होता है, आप पढ़ पा रहे। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो उनको मिल जाता है, उल्टा पुल्टा मीनिंग करने लगता है। अब जैसे यहाँ पर वाज लिखा हुआ रहता है, कभी इसी को ये 100 पढ़ देगा, ठीक है, ए रहता है या बी रहता है इस तरह लिखा हुआ, जैसे ये वर्ड बी है और ये डी है। तो ऐसे बच्चे जिसमें डिस्लेक्सिया होगा इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता है, कभी इसको डी पढ़ देगा कभी इसको बी पढ़ देगा। तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कमज़ोर है बच्चा, बस ये क्या होता है, थोड़ा भरम हो जाता है बच्चे में, तो उल्टा पढ़ लेगा और पढ़ लेगा भी तो लेगा तो लिखेगा भी क्या, उल्टा ही लिख देता है। तो ये चीज़ें होती है। और क्षमता मतलब जिस चीज़ में वो सक्षम ना हो। फिर कह रहा है पढ़ने तथा बोलने में, हो गया ये सब ना। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे में अवधान, जो ध्यान होता है, अटेंशन होता है, से जुड़ी विकार दोष भी पाए जाते हैं। तो जिसमें डिस्लेक्सिया होता है उसका ध्यान भी एक जगह क्या होगा, स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता है, वे किसी एक चीज़ पर देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चे एक चीज़ पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है।
तो ये चीज़ें होती है, तो समझेंगे इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। इन बच्चों का पेशीय समन्वय, ये जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, आंख और हाथ का समन्वय है, या कहेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल भी उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है या प्रॉपर काम नहीं कर पाता इन दोनों को मिला करके। और जब समन्वय ठीक नहीं होगा तो राइटिंग भी ठीक नहीं होगी और कामों में भी दिक्कत आएगी बच्चों को। तो ये सब जैसे साइकिल चलाना, इसमें भी दिक्कत आएगा अगर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ठीक तालमेल नहीं है, कब पैडल देना है, कब संभालना है हैंडल, तो इसमें दिक्कत आएगी। और सब जो फाइन मोटर होगा इन सब में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाएगा, सीखेगा लेकिन दिक्कत होगा, आम बच्चों की तरह जल्दी नहीं सीख पाएगा। एक मूवी देखे होंगे तारे जमी पे, छोटा नहीं तारे वाला, सितारा वाला नहीं, तारे जमी पे, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, पढ़ने लिखने में सब ठीक रहता है, लेकिन सबको, घर वाले को, स्कूल वाले को, सबको लगता है कि ये बच्चा इतना कमज़ोर है कि ये ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता है। इस वजह से उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, नहीं स्पेशल स्कूल में डाल दिया जाता है। स्पेशल स्कूल में एक टीचर होता है, देखता है कि ये एग्ज़ाम में फेल क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। इतना गंदा राइटिंग होता है बच्चे का कि देख करके माथा खराब हो जाएगा। और लिखता भी वो सही है, लेकिन लगता है कि वो अरबी फारसी लिखा हुआ है। एक दिन उनका टीचर वो उसको ऑब्जर्व करता है कि ये लिखा क्या है, इसमें इतना टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, उल्टा उल्टा लग रहा है। तो यही चाहिए चीज़ उन्होंने देखा कि आईने जब लगा करके आईने के सामने रखा तो सब सीधा लिखा हुआ था। मतलब अगर लिख रहा है कोई चीज़ तो कमल लिखा है तो इसे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है कि ये कोई बंगाली वगैरह लिखा हुआ है। तो वो लिखता ठीक था, लेकिन उनके साथ क्या था, ये लर्निंग डिसेबिलिटी थी, अधिगम अक्षमता थी, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया इस तरह की बीमारी से ग्रसित था। तो जब उनका कॉपी चेक किया गया आईने के सामने रख करके, तो जितना भी उल्टा लिखा हुआ था सब सीधा दिखाई देने लगा। तो वो टीचर समझ गया कि इस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ये स्पेशल चाइल्ड नहीं है, ये भी आम बच्चों की तरह सीख सकता है। तो धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस करवाया गया इन सब वर्ड को सीधा पढ़ने का, लिखने का, फिर वही बच्चा आम बच्चों की तरह पढ़ने लगा, लिखने लगा। तो ये डिसेबिलिटी बच्चे में होता है, रियल में होता है, पढ़ने में भ्रम हो जाता है कभी कभी। तो इन डिसेबिलिटी का पहचान करना है किसका काम, टीचर का काम होता है कि ये बच्चे अगर शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं तो क्या कारण है, क्या इसमें लर्निंग दोष तो नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो इन डिसेबिलिटीज को पहचान करके उनको दूर करने की कोशिश या प्रयास किया जाता है। अशक्तता का कारण क्या हो सकता है, ये कहते हैं कि जन्म से होता है। क्या होता है, जन्म से होता है बच्चों में। अब कोई न्यूरो फंक्शन डिजीज हो गया या नस से संबंधित कोई बीमारी हो गया दिमाग से, इनमें भी क्या होता है, इस तरह के अधिगम दोष पाए जाते हैं। गर्भ के समय माँ का नशीली पदार्थों का सेवन करना या चोट लग जाना सर में, इस तरह की घटनाओं से क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में होने के कारण हो सकते हैं। तो कहेंगे गर्भ के समय माँ द्वारा कैसा पदार्थ, नशीली पदार्थों का सेवन, इससे हो सकता है। या बचपन में बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण, लगने से, तो इन सब वजह से बच्चे में इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। तो अब देख, नशीली पदार्थ क्या है, कौन बताएगा, इतना भारी सवाल। हाँ ठीक है, समझ गए। अब है अधिगम डिसेबिलिटीज का वर्गीकरण, इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। एक तरह के जो है, एक तरह के अशक्तता या निर्योग्यता नहीं होती, अलग अलग तरह की निर्योग्यता है। इसी में होता है, एक डिसलेक्सिया होता है, दूसरा आपका डिस्ग्राफिया होता है, फिर आपका डिस्कैल्कुलिया होता है, स्वलीनता होता है। हाँ एक ही बात है। हाँ न्यून अवधान। तो यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, ये 5 है, ठीक है। ये 5 को इधर याद रहे या नहीं रहे, लेकिन इस 5 को याद रखना है। कौन सा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, स्वलीनता और न्यून अवधान अति सक्रिय, जिसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है 5 जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी कभी कभी हिंदी वगैरह लैंग्वेज में ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें अप्रेक्सिया आ जाता है, डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा, अफेजिया आ जाता है, डिस्फेजिया आ जाता है, फिर एलेक्सिया आ जाता है, डिस्थीमिया आता है और डिस्मॉर्फिया। तो एक एक करके इनको अब देखते हैं आगे, ये है क्या, डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी का नाम है, डिस्ग्राफिया किस बीमारी का नाम है, देखते हैं। तो सब जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो सीखने के अक्षमता है। तो सबसे पहला है आपका डिसलेक्सिया।
तो जहाँ पर डिसलेक्सिया लिखा हुआ है तो समझ लेना किससे संबंधित होगा, पठन संबंधित विकार। तो जब भी कहे डिसलेक्सिया तो कहेंगे पढ़ने से संबंधित विकार होता है या पढ़ने में बच्चे को कठिनाई होती होगी, पढ़ने में बच्चे जूझते होंगे। अब किस किस तरह से पढ़ने में दिक्कत आती है देखते हैं। तो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है दिशाओं के बारे में, ठीक है, जैसे ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है, या ये राइट है ये लेफ्ट है, तो बच्चों को कहेंगे कि बताओ कौन सा हाथ मेरा राइट है, तो वो भ्रम हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, कभी ये वाला बताएगा कभी ये वाला बताएगा। इस तरह से दिशाओं में क्या होता है, उनको विभेद करने में दिक्कत आती है जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि दाएं को बाएं और बाएं को दाएं समझने में उसको कठिनाई होती है। तो जब ये दाएं बाएं में कठिनाई हो जाएगा तो यहीं पर वो बच्चा डब्ल्यू को एम पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है। अब कहीं पर मान लिखा हुआ रहता है तो नाम पढ़ देता है, और हम भी कभी कभी बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ रहता है क्या पढ़ लेते हैं। इस तरह से मेरे में भी लगता है ये है डिसलेक्सिया वाली बीमारी है। अब ये क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है। अब ये गतल लिखा हुआ था लेकिन आप लोगों ने गलत पढ़ लिया, तो यही डिसलेक्सिया है। क्या लिखा हुआ है, गतल लिखा हुआ है, इसको क्या गलत नहीं उल्टा पढ़ता है बच्चा। ये भी लिखा हुआ तो इसको ये पढ़ लेता है कभी, ठीक है। वाज को क्या पढ़ेगा, तो ये सब पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। कभी कभी ये जो वाज है कभी मांस पढ़ लेगा, इसको वाज को मांस भी पढ़ सकता है। तो इस तरह के भ्रम बच्चे में हो जाते हैं पढ़ने से संबंधित। धीमी गति से पढ़ना, जब ये भ्रम होगा तो वो रुकेगा, अटकेगा वहाँ पर। अब एक बार सोचेगा इसको डब्ल्यू पढ़े कि एम पढ़े, इस वजह से वो क्या होगी, इसकी गति धीमी हो जाएगी। तो फ्लुएंटली जो है प्रवाहशीलता की तरह या धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा, एक लगातार नहीं पढ़ पाएगा, रुकेगा। जहाँ ऐसे सब वर्ड आएंगे बच्चा रुकने लगेगा, वहाँ पर पॉज करेगा, फिर दिमाग लगेगा पता नहीं ये डब्ल्यू है या एम है, फिर जो मन में आएगा बोल देगा, एक बार लगेगा कि नहीं ये एम है, बस एम में ही मिला के पढ़ देगा। वाई लिखा हुआ था मास पढ़ दिया, तो ये हो सकता है। फिर जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी क्या होगी, कठिनाई होगी। तो जिस बच्चे में डिसलेक्सिया होता है तो वो लिखते भी गलत है, क्योंकि जब जो वो पढ़ेगा जो चीज़ है वही चीज़ तो लिखेगा। अब डब्ल्यू को वो एम लिख रहा है, वो पढ़ रहा है तो लिखेगा भी क्या, यही चीज़ लिखेगा। तो पढ़ने वाले में जब जहाँ पढ़ने में कठिनाई होगी वहाँ लिखने में भी होता है, गलत करते हैं बच्चे। बच्चे को भ्रम वाले शब्द व मूर्त चीज़ों से जोड़ करके अभ्यास कराना है। अब कैसे दूर किया जा सकता है डिसलेक्सिया को, तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसके सामने मूर्त उदाहरण लाएंगे और उस चीज़ का बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सीधा लिखने की ऐसे अक्षरों को ला करके उसमें अंतर करवाएंगे, चीज़ों को वस्तु से जोड़ करके पढ़ाएंगे, ताकि उनको लगेगा कि डब्ल्यू वाला वस्तु ये होता है, इस तरह से होता है, एम वाला जो वस्तु है इस तरह से। तो अलग अलग वस्तुएं लाएंगे सामने में, उससे जोड़ करके बच्चे को सिखाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे। बच्चों को सकारात्मक रखें और मोटिवेट करते रहे कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप इससे और बेहतर कर सकते हैं। मोटिवेशन रखना है, ऐसा नहीं करना कि आप खराब करें, आप ज़िंदगी में नहीं सीख सकते हैं, आपसे ये नहीं हो पाएगा। इस तरह के वर्ड का यूज नहीं करना है, मोटिवेट करना है। बच्चे सीखने के लिए तत्पर होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो उनके जिज्ञासा को बनाए रखेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो गया, पढ़ने से। अब दूसरा है डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है, इस तरह से ग्राफ बनाना सुने होंगे, तो ग्राफ का मतलब ये होता है लिखना। तो हम लोग ग्राफ बनाते थे बचपन में ऐसे करके, तो ये ग्राफ का ही मतलब हो गया लिखना, समझ लीजिए। तो जहाँ पर डिसग्राफिया लिखा हुआ रहे तो कहेंगे किससे संबंधित, लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। अब लिखने में क्या होगा कि ये जो फाइन मोटर होता है उसका बच्चे का, इस पर पकड़ नहीं हो पाता। अगर बहुत ही गंदा राइटिंग होगा, लिखने में दिक्कतें आएंगी, उल्टा पुल्टा लिखेगा, तो ऐसे बच्चे में कहेंगे कैसा है, तो कॉपी देख करके टीचर पहचान सकता है कि इस बच्चे में डिसग्राफिया है। ठीक से नहीं लिख पाना, लिखेगा तो ठीक से नहीं लिख पाएगा, तेजी से नहीं लिख पाएगा, लेखन संबंधी कमजोर पकड़ होगा, उसका जो लेखन पर होगा पकड़ कमजोर होगा, उतना बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएगा। तो ये लाइन दिया हुआ रहता है, कभी कभी इसके बीच में लिखना होता है को, तो वो बच्चा ऐसे लिख देता है को। तो ये होता है, क्या होता है, लाइन कभी ऊपर चलाएगा कभी नीचे चलाएगा, कभी यहाँ लिख देगा कभी यहाँ लिख देगा, इस तरह से होता है। तो कहेंगे इसमें बच्चे में जिसमें डिसग्राफिया होता है, क्योंकि उसका ये फाइन मोटर डेवलप नहीं है, तो जहाँ पर लिखना चाहिए वहाँ से ऊपर नीचे, कलम भी पर ऊपर इस तरह से नहीं पकड़ पाता है। तो इसमें कहेंगे लाइन के ऊपर या नीचे लिखना। हाथ या हथेली संबंधी गड़बड़ियाँ होती है, तो ये हाथ से संबंधित गड़बड़ियाँ होती है, कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आएगी। तो जहाँ भी लिखने में दिक्कत आएगी तो क्या कहेंगे, डिसग्राफिया, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट आ जाता है डिस्कैल्कुलिया। तो ये किससे संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है। यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग करने में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। कभी कभी जोड़ने दिया जाए तो उसको लगता है पता नहीं ये गुना है क्या है, इस तरह से भ्रम बच्चे में हो जाता है। फिर भाग वाला जो सब रहता है कभी इसमें घटा देगा वो, तो ये संक्रियाओं में अलग अलग तरीके से जोड़ने वाले को गुना कर देगा, भाग को घटा देगा, इस तरह से दिक्कत आएगी। जब कहेंगे गणित से संबंधित दिक्कत या गणना से संबंधित अशक्तता, निर्योग्यता या दिक्कत, तो क्या कहेंगे, डिसकैल्कुलिया। तो बेसिकली कैलकुलेशन में दिक्कत है तो कैलकुलिया, ठीक है। तो गणित संबंधी अक्षमता या
गणना संबंधित अक्षमता। फिर है अंकों व संख्याओं को समझने में परेशानी। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर डिसलेक्सिया की तरह ही भ्रम हो जाता है। अब ये 6 और 9 में दिक्कत आ जाती है, कभी 6 को 9 से गुना कर देगा, 9 समझ के 6 से गुना कर देगा, पहाड़ा को पढ़ देगा, तो इस तरह से क्या होगा, गलत आंसर आएगा। तो ये चीज़ें होती है बच्चों में, अंकों से संबंधित दिक्कत आती है, तो संख्या और अंकों को समझने में परेशानी। अंक गणितीय समस्या, सूत्र सिद्धांत का प्रयोग करने में असमर्थता। तो जैसे कहेंगे कि ये जो है 2 + 3, इसको स्क्वायर को बताना है किस फार्मूला पर, a + b के होल स्क्वायर पर, तो ये फार्मूला अप्लाई करने में इनको दिक्कत होती है। याद तो रहता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, लेकिन इस समस्या में वो इसको लागू नहीं कर पाएगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पर लागू करके इसको नहीं बना पाएगा। तो इस तरह की दिक्कत कहाँ क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाता है। तो कैलकुलेशन से दिक्कत है। बेसिक मैथ ऑपरेशन जो भी है, जोड़ घटाव गुना भाग करने में समस्या होती है बच्चों को। अंकों की पहचान ना कर पाना, तो अलग अलग अंकों में भी भ्रम होता है। अंक गणित में चिन्हों को समझने में दिक्कत होती है। तो मैथ में सिंबल्स होते हैं अलग अलग, थीटा, बीटा, ईटा, इस तरह से गामा सुने होंगे, तो ये सब इसमें होता है, डेल्टा। तो ये सब में भी उनको दिक्कत आती है समझने में, उनको लगता है सब कुछ एक ही है, और अमूर्त चिंतन करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये चीज़ें होती है, सिंबल्स मिल जाते हैं बच्चों को। तो कहाँ से संबंधित है ये, गणित से संबंधित। ठीक है, तो 3 अभी तक देखे, कौन कौन सा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित दिक्कत, और डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है चौथा, वो है आपका स्वलीनता, ऑटिज्म होता है। तो ये किस तरह के विकार होते हैं, ये संप्रेषण में दिक्कत आती है बच्चों को, बातचीत करने में। बेसिकली ये वाला जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, तो ऐसे बच्चे अपने आप में ही खोए रहते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं होता है, अपना सिंगल रूम में रहेगा, अलग रहेगा, लोगों से अलग थलग रहेगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तो खुद में खोए रहना, दूसरों से बातचीत करने में इंटरेस्ट ना लेना, कौन सी बीमारी होगी, स्वलीनता। तो जो बच्चे खुद में, यानी वाक विकास लिखा ना, वाक होगा यहाँ पर, तो वाक विकास संबंधित विकार होगा। वाक विकार संबंधित पूरा डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो वाक विकार यानी बोलने से संबंधित। अब यहाँ पर जिसमें भी स्वलीनता होगा, ऐसे बच्चे खुद में खोए रहेंगे, अकेला रूम में रहता है, तो इसमें कहेंगे ग्रसित बच्चे को पढ़ने लिखने, बात करने व समाज में मेल जोल बनाने में परेशानी होती है। समाज में भी 4 लोगों के बीच में ऐसे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, ना ही कभी इसके ज़्यादा दोस्त होते हैं। दोस्त भी 1-2 होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ग्रुप में कभी नहीं घूमता है, अकेला रहेगा। मेला वेला भी घूमने जाएगा तो अकेले चला जाएगा, अकेले घूम के आ जाएगा। तो ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, अकेले में रहते हैं, तो बातचीत करने में परेशानी आएगी। जब 4 लोगों से मिलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा शुरुआती दौर से, छोटे उम्र से, तो कोई कैसा विकार आ जाएगा बच्चे में, स्वलीनता वाला। तो स्वयं में खोया रहना, अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने ही चिंतन में रहता है, दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, युद्ध हो रहा है, मार हो रहा है, चुनाव हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपना गेम खेल रहा है तो गेम खेल रहा है। ठीक है, अपने काम में लगा हुआ तो लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ तो पढ़ ही रहा है बैठ करके, पूरा दिन पढ़ेगा, रात पढ़ेगा, अपने ही रूम में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए पीने के लिए निकला, फिर रूम में जा करके अपना कर रहा है। तो जो भी काम में लगा हुआ रहेगा उसी काम में ये बिजी रहेगा, दूसरों से मतलब नहीं रहेगा। और जब दूसरों से मतलब नहीं होगा तो क्या होगी, संप्रेषण में दिक्कत होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा बेहतर तरीके से, बात करने में, वो समाज से मेल जोल में परेशानी आती है। ये बच्चे अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, तो अकेले रहना ऐसे बच्चे पसंद करेंगे, तो कहेंगे कौन सा विकार, स्वलीनता, ऑटिज्म वाले। ठीक है, तो जब कहे स्वलीनता तो कहना अकेले स्वयं में रहेगा, खुद में खोया रहता है, संप्रेषण में दिक्कत आती है, बातचीत करने में दिक्कत आती है। और ये जो है आजकल पेपर में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, हर साल पूछा जा रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, जिसको कहते हैं न्यून अवधान अति सक्रिय विकार। न्यून अवधान अति सक्रिय विकार लिख दे क्या, न्यून अवधान अति सक्रिय विकार। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ याद रखने वाली जरूरत ही नहीं है। न्यून अवधान मतलब क्या, ध्यान जो है वो बहुत कम समय के लिए रहेगा, तो ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएगा। और अति सक्रिय मतलब जो है ज़्यादा एक्टिव होगा, कोई भी चीज़ को जल्दी रिएक्शन देगा वो। ठीक है, जल्दी उलझ जाएगा, अगर 2-4 बार उसको उसका दो तो ऐसे बच्चे लड़ाई करने पर उतर आते हैं, तो अति सक्रिय होते हैं। मतलब वो जो है ज़्यादा देर तक एक ध्यान नहीं रहेगा, और थोड़ा उसका दिया जाए तो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे को या क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिव। तो इसमें क्या होता है, ध्यान लंबे समय तक एक ही चीज़ पर नहीं बना पाना,
अब ये क्या होगा, संवेगात्मक और स्थिरता होगा। तो इसमें इमोशनल रूप से भी स्टेबल नहीं होगा, जल्दी उखड़ जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट कर देना, तो कहेंगे अति सक्रियता वाले बीमारी से ग्रसित है या इस अक्षमता से है। अब ऐसे बच्चे क्या होगा, विचलित जल्दी हो जाएगा, वही बोले थोड़ा सा उसका दो गुस्सा आ जाएगा, जल्दी विचलित हो जाएगा। ऐसे बच्चे के सामने समस्या कैसे रखना है, तो जटिल समस्या देखेगा तो ध्यान हट जाएगा, और जब ध्यान हट जाएगा तो सीख नहीं पाएगा। ऐसे बच्चों के इलाज के लिए समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में करवाना है। कोई काम करवाना है 3 घंटा, ऐसे बच्चों को जब बोलेंगे आपको 3 घंटा काम करना है तो उसका माथा घूमने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और वो उलझ जाएगा, वो छोड़ देगा काम, यानी कि उस समस्या को वो हल करना ही नहीं चाहेगा। वही बोलेंगे 10 मिनट लगेगा, आधा घंटा करना है, तो उसी 3 घंटे के काम को आधा घंटा में तोड़ करके करवा लें तो कर लेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत करना है। कैसे बच्चों के सामने, अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिव वाले बच्चों के सामने। तो यहाँ पर सिर्फ कहेंगे कि न्यून अवधान का मतलब ध्यान लंबे समय तक एक चीज़ पर केंद्रित नहीं कर पाता है। वहाँ पर क्या हो रहा है, खाली बातचीत क्यों कर रहे हैं। अब आ जाता है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए। अगर लैंग्वेज वैंग्वेज में पूछ लेता है ठीक है, सिलेबस में है पढ़ा देते हैं, कभी पूछ ले एक आध तो देख लेंगे, बाकी आपका क्वेश्चन उसी 5 से रहेगा, वहाँ से बाहर नहीं जाता है। अब अप्रेक्सिया आता है, यह एक ऐसा शारीरिक विकास है जिसके कारण व्यक्ति की मांसपेशियां संचालन में दिक्कत आती है। अप्रेक्सिया में क्या होता है, मांसपेशी संचालन में दिक्कत आता है। बेसिकली इसमें क्या होगा, सेरिबलम जो होता है मस्तिष्क में, बायोलॉजी वाला ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, मस्तिष्क के भाग होता है अनुमस्तिष्क, परामस्तिष्क, इसी में सेरिबलम सेरिब्रम होता है। तो यहाँ पर सेरिब्रम में दिक्कत आता है, या तो इसमें क्या होगा, बच्चे को शारीरिक संचालन में, चलने में दिक्कत होगी, और सब क्रिया करने में दिक्कत आता है, जैसे लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में, ये सब में दिक्कत आएगी। इसको कहेंगे अप्रेक्सिया। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, मांसपेशी संचालन में दिक्कत। तो इतना ही याद रखना है, मांसपेशी संचालन कौशल में कठिनाई या दिक्कत, इसको कहते हैं अप्रेक्सिया। ठीक है, अब इसी का आगे का पार्ट आता है डिस्प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का ही प्रकार है, यानी यहाँ भी मस्कुलर दिक्कत होगा, मांसपेशियों में संचालन में दिक्कत होगा, तो मस्तिष्क के क्षति के कारण होता है। मस्तिष्क में चोट लग गया, सर में चोट लग गया, इसके कारण कौन सी बीमारी होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है। हाथ एवं आंख के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। जिस तरह से डिस्ग्राफिया में संतुलन नहीं बना पाता है, उस तरह से यहाँ भी होता है, हाथ और आंख के बीच समन्वय नहीं बना पाएगा, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तंत्रिका संबंधित ये बीमारी होती है, स्पाइनल कोड संबंधित बीमारी होती है, तो यहाँ पर भी संतुलन बनाने में दिक्कत आएगा। जब ये स्पाइनल कोड ठीक से काम नहीं करेगा, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, तो सीधी तरह से चल भी नहीं पाएंगे, या कोई काम उस तरह से फुर्ती से नहीं कर पाएंगे, आपका बॉडी स्लो काम करेगा, लगेगा हैंग कर रहा है और दिक्कतें आएंगी। तो ये था आपका अप्रेक्सिया, दूसरा डिस्प्रेक्सिया। इसको इतना दिमाग पे नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा देख लेना है घर में जा करके। अफेजिया, अफेजिया जो होता है ये भाषा और संचार सीखने में क्षमता होता है। तो कोई भी भाषा सीख रहा है या संचार कर रहा है, बातचीत कर रहा है लोगों से, तो इनमें दिक्कत आएगा। मौखिक रूप से सीखने और विचारों का अभिव्यक्ति में समस्या, तो कोई बात अपना बात दूसरों तक पहुंचाना है तो प्रॉपर वे में ये अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, एक सेंटेंस को लय में नहीं बोल पाएंगे, कुछ दिक्कतें होंगी, बोलने में दिक्कतें होंगी। ये भी मस्तिष्क के क्षति के कारण अफेजिया होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। फिर आ जाता है डिस्फेजिया, अफेजिया के बाद डिस्फेजिया। तो मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में या तो क्या होगा, चोट लग जाएगा तो सांप जो है गूंगा हो जाएगा, या आंशिक रूप से दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर कहेंगे क्या, डिस्फेजिया, या तो सांप उसका चला जाएगा आवाज, या फिर दिक्कतें आएंगी, तो इसको कहते हैं अफेजिया। ज्यादा याद नहीं रखना है, डिस्फेजिया। हाँ, तो जन्मजात विकार तो है, तो चोट लगने से भी हो सकता है। अब है अलेक्सिया, मस्तिष्क में क्षति के कारण किसमें, पढ़ने में अक्षमता। तो डिसलेक्सिया जो पढ़े थे उसी का पार्ट है अलेक्सिया, ठीक है, ये भी डिसलेक्सिया का ही कारण है अलेक्सिया। इसमें शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है, देखने में दिक्कत या भ्रम होना, यह अर्जित डिसलेक्सिया है। तो ये भी डिसलेक्सिया का ही पार्ट है। अर्जित डिसलेक्सिया मतलब, डिसलेक्सिया तो जन्मजात होता है, अब यहाँ पर चोट लग गया तो यहाँ पर अर्जित वाला डिसलेक्सिया हुआ, तो यहाँ भी पढ़ने में दिक्कत होगी। बेसिकली जो पूछा जाएगा पढ़ने में दिक्कत, तो कहेंगे सीधा सीधे डिसलेक्सिया, ये सब नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। अंधता वही दिक्कत, और क्या, देखने में दिक्कत आ रही है, और क्षमता होना। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम और क्षमता होना संभव है। तो डिसलेक्सिया होगा तो डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। फिर आ जाता है आपका डिस्थीमिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज वगैरह में पूछ सकता है। अब इसमें क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। डिस्थीमिया में बच्चा तनाव में रहेगा, बहुत टेंशन में रहता है, ठीक है।
व्यक्ति की मनोस्थिति हमेशा निम्न रहेगी, मन मारा हुआ रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा क्लास में, ठीक है, बहुत टेंशन में, दुनिया का टेंशन उसी को है। तो ये वाली बात होती है। जैसे क्लास में कुछ बच्चे अभी बैठे हुए हैं, लगता है मार करके पढ़ने के लिए भेजा गया है, तो ये बात होती है, ठीक है। अब बूढ़े की तरह ऐसे बैठे रहेंगे, एकदम देख रहे हैं, थोड़ा टेक भी लगा लिया नीचे से, तो मनोस्थिति बहुत क्या होगी, निम्न होगी, ज़्यादा ऊर्जावान नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट आपका आता है डिस्मोर्फिया। अब इसमें तो क्या होगा देखना, शरीर का जो है बहुत से अंग उसको लगता है कि मेरा छोटा है, पतला है, हाथ देखेगा, ये कंपेयर करेगा, इसका हाथ, ये सोचेगा मेरा हाथ कितना पतला है, उसका मोटा है, हम कमजोर है, इस तरह से। अब ये सोच सोच करके बहुत टेंशन होगा इसको, वो तो लंबा है, हम इतना नट है, थोड़ा सा हम भी लंबा रहते तो और अच्छा लगता। तो ये सब चीज़ें होती है। और अपने दोस्तों से कंपेयर करते रहता है शरीर के अलग अलग अंगों को, कि वो इस तरह से, उनका ज़्यादा स्मार्ट है, वो इस तरह से। तो ये चीज़ें होती है, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है, इस तरह से होता है, तो हम ऐसे दिखते। अब हमको जिस तरह से दिया गया उसी में खुश रहना चाहिए, तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना। और जब कंपेयर करने लगे अपने आप में, तो समझ लीजिए आप में कौन सा आ गया, डिस्मोर्फिया आ गया। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, और जब तुलना करेंगे तो इस पर आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। काहे पंखा चला रहे हैं, रहने दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, ज़्यादा गर्मी लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये था आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम और क्षमता। तो टोटल अभी तक हमको 5 याद रखना है, कौन कौन सा, अभी पूछेंगे, ठीक है, एक एक करके। ऑटिज्म, और 5वां क्या बताए थे, ADHD, शॉर्ट में याद रखना है ADHD, ठीक है। अब आपकी बारी है बताने की, किनसे पूछा जाए, चलिए आप बताइए, इधर से पीछे से, पार्वती, क्या नाम है आप ही, हाँ, आप बताइए डिस्ग्राफिया क्या होता है, किससे संबंधित विकार होगा, लिखने से, वेरी गुड। पीछे जो बैठे हैं बेंच पर, वो बताइए ये ADHD क्या होता है। ADHD वाले बच्चे में क्या पाया जाएगा, किस तरह की विकार होती है, किसमें दिक्कत आएगा, ध्यान नहीं दिए थे, किसमें दिक्कत, वाक में दिक्कत होगा, बोलने में, किसमें, ध्यान में, तो ध्यान संबंधित विकार होता है, लंबे समय तक ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता है, जल्दी से विचलित हो जाता है, ठीक है। ADHD में क्या होगा, न्यून अवधान, अति सक्रिय, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित ना कर पाना, और जल्दी से गुस्सा हो जाना, विचलित हो जाना। आप बताइए ऑटिज्म में क्या होता है, गणितीय होगा, वेरी गुड। आप बताइए ऑटिज्म क्या होता है, स्वलीनता, किस तरह का विकार है, तो बातचीत करने से संबंधित। स्वलीनता मतलब, स्व मतलब होता है खुद में, ठीक है, किसमें, खुद से संबंधित विकार होगा, यानी खुद में खोया रहता है, तो ये चीजें होती है स्वलीनता। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया लिखने से, और डिस्लेक्सिया। चलिए आप क्वेश्चन लगाइए। आप बताइए तो क्या होगा, क्या होगा, अब शांत हो जाइए, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आ गया उल्टा पुल्टा, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी को डी अक्षरों में आकार में भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है। अब पहले सुन लीजिए, आप डिस्ग्राफिया सुन लिया आप लोगों का, डिस्ग्राफिया बोल रहे हैं। जब डिस्ग्राफिया होगा तो लिखने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं बोले थे कि उल्टा लिखेगा, ठीक है, पढ़ेगा उल्टा तो लिखेगा क्या, उल्टा। उनका राइटिंग खराब होगा, ठीक है, लिखने में दिक्कत होगा, ऊपर नीचे लिखेगा। लेकिन जब इस तरह से लिखेगा कि 61 को 16 लिख दे और डी को बी लिख दे,
तो ये डिसलेक्सिया ही होता है, क्योंकि पढ़ा है उन्होंने उल्टा। पढ़ने में दिक्कत आएगा तो लिखेगा क्या? जो पढ़ेगा वही लिखेगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर। बात समझ में आया या नहीं? लिखने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि इस तरह से लिखेगा। 6 को मतलब 16, 61 को 16 या बी को डी लिखेगा। लिखने में दिक्कत होगा, राइटिंग खराब होगा, ऊपर नीचे लिखेगा, प्रॉपर नहीं लिख पाएगा। ये चीजें होती है डिस्ग्राफिया में। लेकिन ये नहीं कहेंगे उल्टा लिखने लगे। जब उल्टा लिखने लगे इस तरह से या पढ़ने लगे तो डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या होगा? डिसलेक्सिया। हो गया पहला ही गलती ना। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है गलती हुआ है तो फिर दोबारा कभी गलती नहीं होगा। आयोग क्या, हम पढ़ा रहे हैं तो थ्योरी वही होगा। ये अलग क्वेश्चन आ गया ना। तो जहां पर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ये पहले आकलन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कितना चिढ़ा रहे हैं। एक बच्चा जो है इस तरह से एक रील आया था, वो अंग्रेजी बोल देता है एक्चुअली, तो उसका दोस्त बार बार एक्चुअली करता है। तो इसको आयोग कर रहे हैं आप लोग, क्या होगा? साफ नहीं दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है हम पढ़ देते हैं, 1 सेकंड पढ़ देते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? कहाँ पर दिक्कत है पढ़ने में? अधिगम विकारों का बहुकरण, या हल्की मानसिकता मंदता, मनोसामाजिक विकार का बहुकरण, या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञात्मक क्षमता है। तो किससे संबंधित है? पर अधिगम विकार का बहुक्रम है, यानी ये पढ़ने से संबंधित, या लर्निंग डिसेबिलिटी इसको कहते हैं। तो ये डिसलेक्सिया पठन वैकल्य जो है किससे रिलेटेड है? लर्निंग डिसेबिलिटी से। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा 4 नंबर भी था क्या? बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञात्मक क्षमता है। ऐसा कब बोले कि बाल्यावस्था में कोई दिक्कत हो रहा है, शैशवावस्था में दिक्कत हो रहा है? पढ़ने संबंधित या कहेंगे सीखने संबंधित लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है, जिसको अधिगम वैकल्य या अधिगम विकार कहते हैं, ये जन्म के समय से ही बच्चे में पाया जाता है, या बाद में भी चोट लगने से होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं स्टेज करके पढ़ाएं कि बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में अलग होगा, इस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी में कहीं पढ़ाए नहीं, तो स्टेज की बात ही नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आज छोटा है, लिखने का समय नहीं मिल पाया था, देख लीजिए। रजनी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है और सारा दिन पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में किस ओर संकेत करता है? मांसपेशियां दुर्व्यकार, या कहेंगे स्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य, या गति समन्वय। क्या होगा? क्या कर रहा है वो? अपने में ही खोया रहता है, अपने ही दुनिया में, तो स्वलीनता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसी को कहते हैं। कैलकुलिया हो गया गणित से संबंधित, और क्या डिस्फोरिया, ये तो पढ़े ही नहीं है, गति संबंधित होगा, चलने उड़ने में ये सब में दिक्कत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 स्वलीनता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार का इशारा करता है? आप बताइए क्या होगा? अब यहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रहा है, ठीक है, लिखने में दिक्कत आ रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा, क्योंकि कह रहा है पढ़ते समय। कब कह रहा है? पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने कठिनाई आना। तो पढ़ते समय ये दिक्कत आ रहा है तो डिसलेक्सिया, वाचन वैकल्य। अब नाम देखो हिंदी में बदला हुआ है, अभी हम पढ़ाए थे क्या पठन संबंधित, यहाँ वाचन वैकल्य लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर भरम होने लगे तो इधर भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बाद में पूछना है। अच्छा उससे संबंधित था क्या? 1 सेकंड, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है? वाचन मतलब होता है बोलना है, बोलने मतलब पढ़ना, पढ़ेंगे तो बोल के ही पढ़ेंगे, वाचन वही हुआ। अब हिंदी में अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में एक ही टर्म होता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
किसी को बोलना नहीं है, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पढ़ देते हैं, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी चीज के विषय में नूतन तथा दूसरा का तो नाम ही नहीं है, नूतन तथा असाधारण रूप से सोचने और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? ये डिसलेक्सिया से संबंधित है ही नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए ये उसका क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। किसी चीज के विषय में नूतन व असाधारण रूप से सोचने, समस्या के निदान करने के लिए अनोखे समाधान ढूंढती है। जब इस तरह का समाधान ढूंढे तो आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता या अति सक्रियताशीलता नहीं, सृजनात्मकता कहलाता है। कुछ नया करना। ये क्वेश्चन हट करके था, अभी पढ़े नहीं है। ये सब कहाँ से आ गया? हाँ आ गया क्वेश्चन। अब देखिए दिखेगा, देखो तो दिख रहा है क्या? एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, पर ऊपर जो लिखेगा तो ये बीच में जो अंतर है जगह, ये वाला में दिक्कत होता है। कोई यहाँ पर लिखेगा, मो यहाँ पर लिखेगा, लो यही हटा देगा। इस तरह से जो है कह रहा है कि बीच में अंतराल करने में चुनौती आ रहा है, इस तरह का दिक्कत लेखन संबंधी है, तो क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। तो आलेख या लेखन संबंधी वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और समझने की? ठीक है, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना है। कौन सा होगा? यहाँ क्या लिखा हुआ है? और पढ़ने संबंधित? वेरी गुड। तो कहेंगे वाचन वैकल्य या डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया कब होगा? हाँ ठीक है, जब गणित रहे, और गणित वाला भी क्वेश्चन आएगा। कौन है जो बात कर रहे हैं? जाके घूम के आ जाइए। अगर कोई बात करना चाहते तो क्लास से बाहर चले जाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा होगा? अच्छा एक सेकेंड, आप बताइए ये क्या है? ये कौन सा विकार है? ADHD है, ठीक है, वेरी गुड। तो कह रहा है वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता, अति सक्रियशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो लिखने के पाठ को समझने में नहीं, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्थितियों का अवबोध और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, ये वाला ना। हाँ यहाँ पर नहीं हो सकता है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है, नोट होगा इसमें। ठीक है, कौन सा होगा? 2 नंबर। तो ये नहीं, खत्म हो गया है, हिंदी वाले में नहीं दिया, इंग्लिश में है ये। क्योंकि नहीं वाला था, बताए थे। अब ये तो समझ पर आधारित है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना है, संचार और अभिव्यक्ति का मौका देना है, सूचना के दृष्टिकोण या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। तो कौन सा होना चाहिए? तो ये चीज नहीं रखना है, रूढ़िवादिता नहीं रखना है। ठीक है, तो बाकी ये सब ठीक है, ये गलत है, तो यही क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या होगा?
क्या होगा? पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया पहले का क्लास का, पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे उससे संबंधित है। श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए, जिसको सुनने में दिक्कत है उसके सफल समावेशन के लिए कौन सा होगा? इसमें विद्यार्थियों को अपने आप से बात करने के लिए सोचने देंगे, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देंगे, ये बात हो सकता है, देख लेंगे। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्य के निर्देश देंगे। तो होमवर्क टेप पर दे रहे तो इतना अच्छा है क्या? अभी और देख लेते हैं, दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश, ये तो एकदम नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा, 2 या 3? 2 नंबर। अच्छा, बाधा उत्पन्न करेगा ना, बाधा उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर। अब जो सुन नहीं पा रहा है उसको जो है बोल करके बोलेंगे होमवर्क लिख लो, यहाँ नहीं लिखेंगे, कल होमवर्क बनाकर आना है, क्वेश्चन लिख लीजिए। और वो सुन नहीं पा रहा है बेचारा, क्या करके आएगा होमवर्क? तो इसके लिए क्या होगा? बाधा उत्पन्न करेगा समावेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे कह रहा है? तो लिखने संबंधित कहेगा तो डिस्ग्राफिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा मिला हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहा है मीनिंगफुल लर्निंग में कौन सा बेहतर होगा, सबसे अच्छा बताइए। कौन है 4 नंबर वाले? ठीक है, C-टेट में कभी भी रट्टा मार को, रटने को बढ़ावा नहीं दिया जाता है कहीं भी। अभी के दौर में रट्टा मार को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। उद्दीपक पर अनुक्रिया किसका है? ये व्यवहारवादी का। दौर चल रहा है रचनावादी का, तो विस्तारण जो है एलोब्रेशन हो सकता है, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, नया करने के बारे में सोचेगा, और संदर्भ से हट करके तो बच्चे के सामने प्रस्तुत ही नहीं करना है समस्या। नेक्स्ट देखिए, कौन सा होगा? कह रहा विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर, बैठने की निश्चित व्यवस्था नहीं। जब समावेशी शिक्षा होगा तो जिस तरह के दिक्कतें हैं बच्चों को, देखने में दिक्कत आ रहा है उसको आगे में बैठाएंगे, जिसको चलने में दिक्कत आ रहा है गेट के पास बैठाएंगे, निकलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो निश्चित व्यवस्था नहीं होगी, लचीलापन होगा, इसलिए गलत हो गया। मानकीकृत आकलन, एक जैसा आकलन सबका नहीं करना है, पाठ्य वस्तु केंद्रित नहीं करना है, बाल केंद्रित रहना चाहिए। तो लचीला पाठ्यक्रम बच्चे के अनुसार बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित समायोजित संयोजन करता है? तो कौन किसके अनुसार बदलेगा? कौन है 1 नंबर वाले? ठीक है, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार। 3 नंबर वाले, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार। ये किस वाले में होता है? एकीकृत शिक्षा में छात्र को स्कूल के अनुसार बदलना पड़ता है, लेकिन समावेशी शिक्षा में स्कूल को छात्र की जरूरत के अनुसार बदलना पड़ेगा। ये बातें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन बदलेगा? व्यवस्था बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, बच्चा कभी नहीं बदलेगा। अब कथन वाला सवाल है, थोड़ा देख लीजिए। कौन सा होगा? तो पहला कह रहा भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। बात तो ठीक है। प्रस्तुतिकरण जब प्रेजेंटेशन कर रहा हो तो विविध विकल्प, अलग अलग विकल्प हो, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हो, जैसे कि पठन विकार से जूझते हुए विद्यार्थी, लेखन विकार से जूझते हुए विद्यार्थी, तो उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ये बात भी सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी है, बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और पठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं होगा? देखने में दिक्कत है, तो जिनको देखने में दिक्कत है उनके लिए छोटे अक्षर वाले लाएंगे तो दिक्कत होगा ना, तो लाभदायक ये नहीं होगा। कौन सा? छोटा वाला। बाकी जो टच वाला है ऐसे टच करके सीखेगा, ठीक है। ब्रेल लिपि आ गया। फिर दृश्य पट पर पठन सॉफ्टवेयर। अब इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया है जिसको देखने में दिक्कत है इनके जरिए पढ़ सकता है, वहां से ऑडियो सुनने के लिए मिलता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग करना ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्रेल लिपि होता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का आंतरिक पार्ट जिसे आप छू नहीं सकते हैं लेकिन इंसान के काम को आसान बनाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर होता है इस तरह से। नहीं पढ़ा है? पढ़ा देंगे ईवीएस वाले सर या हिंदी में। तो इस तरह से 6 डॉट पे रहता है आधारित, ठीक है। अब इसी से ABCD इसी डॉट को मिला के बनाता है, वो पूरा एक अक्षर बनाया जाता है। अलग अलग तरह की लेखन प्रणाली इसी 6 डॉट पे होता है, तो टच करके सीखता है। अच्छा लो 6 8 हो गया। तो बेसिकली टच करने के लिए कौन सा होगा? बाकी क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, लगा लीजिएगा। टाइम हो गया समाप्त। तो कह रहा गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणितीय संबंधी प्रयोजन उपलब्ध कराना। तो ठीक है, जब दिक्कत आ रहा है गणना करने में तो ये सब उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। कैलकुलेटर और गणित संबंधित प्रयोज्यता, अलग अलग तरह के अबेकस, डैशबोर्ड ये सब लाएंगे। बाकी सब देख लेना। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो है इसमें 16 क्वेश्चन है, ग्रुप में भेज देंगे, लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको शेयर कर दे क्या?